हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो न्यूमेरिकल का पार्ट कर रहे हैं, ग्रुप डी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका न्यूमेरिकल जो पूछा हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो जिसमें हम लोग 10 तारीख का जो क्वेश्चन था वो पिछले वीडियो में देखे थे, जो हम लोग का पार्ट 8 था। तो इस पार्ट 9 में हम लोग देखेंगे जो अब 11 तारीख के ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चन किया गया है। ठीक, 3 दिन पे हम लोग न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में तीनों शिफ्ट का देख लेते हैं। ठीक, तो 3 दिन पे कर रहे हैं। ये जब तक मैथ खत्म होगा तब तक आपका न्यूमेरिकल भी फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है और देखते रहना है वीडियो। ठीक, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए। अगर न्यू होंगे तो चैनल पे पहली बार अगर आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अगले जो 11 तारीख के ऑल शिफ्ट के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बोला हुआ है इसका कि 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको बताए थे, गतिज ऊर्जा, इससे हर सेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको पूरा आप रट ही जाइए फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो जाता है, हाफ mv²। ये मास होता है और ये वेग होता है। ठीक तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो बराबर 1/2, इसका मास कितना है तो 13 kg है, गुणे वेग है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, तब गुना कर लीजिए, 25 थे 75, 5 7, 25 दूना 50, 7 57 हो जा रहा है, यानी 2 से हमें भाग दे देना है। तो 2 दूनी के 4, 1 मिनट सॉरी गुना गलत हो गया। 25 से हमें गुना करना है, तो 25 थे 75, 5 7, 25 से कम 25, 7 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, और इसमें 2 से भाग दे देना है, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 162.5 जूल हो जाएगा। ठीक, ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 162.5 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, देखिए आपको एक बात बताए थे कि 20 तक में थोड़ा सा ये एक रूल याद रखिएगा, रूल बहुत काम आ जाता है। ठीक, परमाणु संख्या जो अगर 20 तक रहे तो उसका द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए परमाणु द्रव्यमान कुछ में ही ये नए रूल फॉलो करता है, नहीं तो सब में लगभग फॉलो करता है। हाइड्रोजन का तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है 1 होता है। और उसके बाद अगर इनका जो परमाणु संख्या अगर सम में रहे, ठीक, अगर सम में रहे, परमाणु संख्या सम में रहे तो 2 से गुणा कर लेंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक, अगर विषम में रहे तो 2 से गुणा करके 1 इसमें जोड़ना होगा। ठीक, तो ये परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। ये रूल लगभग सब में काम करता है, इसका चार्ट भी आता है, आप उसको देख करके याद कर लीजिएगा। तो यहाँ कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि 2 गुना कर लेंगे, यानी कि 40 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा चीज़। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि कंपन कर रही एक वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो उस तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखिए आवृत्ति होता है ना, n बराबर 1/t, एक रिलेशन होता है दोनों में, समय और आवृत्ति में रिलेशन। ये जो हो गया आवृत्ति हो गया, यानी कि आवृत्ति बराबर 1 समय होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये रिलेशन होता है दोनों में। ये समय सेकंड में रहता है, तो यहाँ रख लीजिए 1 समय आपका सेकंड में ही दिया हुआ है, 0.04 सेकंड दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हम 2 जीरो देना होगा, यानी कि 100 हो जाएगा। देखिए अब कटा लीजिए, 4 से कटाएंगे 25 हर्ज हो जाता है। आवृत्ति का मात्रक hz होता है, तो 25 हर्ज आपका आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। क्लियर, तो ये आप तरीका याद रखिएगा। n बराबर जो फॉर्मूला ही होता है, n बराबर 1/t हो जाता है, रिलेशन होता है दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ी गौर से देखिएगा। ठीक, 4 नंबर आपको फॉर्मूला बताए हुए थे,
इसका अगर सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, टोटल वीडियो जो 8 टाइप तक डला हुआ है टोटल डल चुका है, तो वहां से आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग ये पहले वीडियो में फॉर्मूला बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति और समय का फॉर्मूला है? तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए इसमें ये एस मतलब स्थिति हो गया, दूरी हो गया, तो स्थिति और टाइम यहाँ दिया हुआ, टाइम यानी स्थिति और समय को दर्शाने वाला यही फॉर्मूला है, ठीक। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्थिति और समय में संबंध कौन सा हो जाएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक। तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 5 कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, ठीक। तो देखिए वेट बराबर होता है ना, वेट बराबर होता है mg हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वेट बराबर mg हो जाएगा, m यानी मास और g मतलब जो द्रव्यमान पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल रहता है वही हो जाता है। तो यहाँ वेट बराबर कितना हो जाएगा, m यानी कि द्रव्यमान कितना है 10 kg है, और g का मान हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 दहाके के 100 न्यूटन जो है इसका वेट हो जाएगा, भार हो जाएगा 100 न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो 100 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। केजी नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, ये आप यूनिट से भी चाहते तो बना सकते थे, ठीक। तो 100 न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर 6 बोला हुआ है। अब देखिए यहां मिला करके पूछ दिया कि CO कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है, CO का द्रव्यमान संख्या इसका निकालना है, द्रव्यमान इसका निकालना है, कितना होगा। तो देखिए कार्बन का आपको परमाणु संख्या पता होगा कि 6 होता है, तो अभी क्या बताए थे कि अगर सम रहेगा तो 2 से गुणा कर लेंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कार्बन के एक अणु में डायरेक्ट हम द्रव्यमान चाहें तो निकाल सकते हैं, कार्बन के यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 गुणे और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक, 8 ऑक्सीजन होता है, तो ये भी 8 भी सम संख्या है, तो एक अणु है और 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान 16 हो जाएगा, यानी कि 16 12 कितना हो जा रहा है 6 2 8 1 2 2 हो जाएगा, यानी 28 इसका द्रव्यमान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। तो 6 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या कितना आसानी से निकाल ले रहे हैं, ठीक। परमाणु संख्या याद है तो आप लगभग में आप उसका निकाल सकते हैं। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लगभग में आता है, लेकिन इतना ही आ जाएगा आंसर हम लोग का क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, दशमलव में नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए आप अगर मिरर पढ़े हैं ना, दर्पण, तो दर्पण से ये आपका फॉर्मूला एक पता होगा कि फोकस दूरी, जो दर्पण का सूत्र होता है फोकस दूरी वाला, तो 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/v 1/u 1/v बराबर 1/f होता है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था, आगे 2-4 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। 8 नंबर कह रहा है, अब देखिए ये आपको चार्ट बताए थे पिछले क्लास में, अगर नहीं देखे होंगे तो वहां से जाकर देखिएगा, ठीक। एक चार्ट आपको बताए थे, इसमें हमने बताया था कि जो धातु अधातु और उपधातु और एक बताए थे अक्रिय गैस, तीनों के बारे में हम बताए थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है धातु का है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु का है, कौन अक्रिय गैस का है, कौन उपधातु का है, ठीक। तो इसमें आपको हम बताए थे कि अगर 1 2 और 3 ये बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन रहे, ये क्या है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो किस श्रेणी में आता है, धातु के श्रेणी में आता है, क्योंकि यहां से 1 2 3 रहने पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये जब त्याग करेगा तो ये किसका गुण होता है, धातु का गुण होता है। तो जब भी अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो कौन से श्रेणी में आता है, धातु की श्रेणी में आता है। आपको अधातु में बताए थे कि अगर 5 6 7 रहे तो ये जो है
अधातु के श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका लेने का एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को आपका ग्रहण करता है। ये 3 लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा, 2 लेकर अष्टक पूरा कर लेगा, 1 लेकर अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये जो अधातु का गुण है ना, ये अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5, 6, 7 रहते हैं। ये चीज क्लियर। उसके बाद बताए थे कि उपधातु में आपका 4, अगर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उपधातु ये ले भी सकता है, दे भी सकता है। 4 लेकर भी अष्टक पूरा कर लेगा, 4 देकर भी अष्टक कर लेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग उपधातु के श्रेणी में रखते हैं। और जिसका अष्टक पूरा हो जाए, 8 कंप्लीट हो जाए, बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा हो जाए, उसी को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको चार्ट से हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे, अगर नहीं देखे तो वहां से जाकर उसको और क्लियर वहां से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि डैश डैश के बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? धातु में होते हैं। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पूरा वीडियो नहीं देखें तो आप पीछे जाकर देख लीजिए और बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए 9 नंबर हमें क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर बोला हुआ है हमें कि एक कार पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकेंड पर भूमि से टकराती है। ठीक, तो अगर जी का मान जो कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी जो गति होगी वो क्या होगी? देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, v बराबर u प्लस AT, और इसमें आपको बताए थे हम कि अगर स्थिर अवस्था में है, ऊपर से स्थिर अवस्था में है, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये कार यहाँ से गिर रही है, यहाँ स्थिर अवस्था में खड़ी है या कुछ भी चल भी रही है, तब भी हमको स्थिर मानेंगे, ऊपर से गिर रही है। ठीक, और जब ये गिर रही है तो पृथ्वी पे टकराने के बाद, पहाड़ी एरिया से गिर रही है, तो पृथ्वी पे टकराने के बाद यहाँ उसका भी पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछा हुआ है। प्रारंभिक वेग यहाँ u बराबर कितना है? 0 मीटर प्रति सेकेंड है। h का मान यहाँ से gt हो जाता है। देखिए, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। कार टकरा रही है, ठीक, तो भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसमें h की तुलना नहीं रहता है, तो ये भी जो है अंतिम वेग हो जाएगा। भी का मान हमें पूछा हुआ है। ठीक, और जी जो दिया हुआ है, जी तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए आप बस आराम से रख दीजिए, यहाँ से भी का वैल्यू निकालना हुआ है, u 0 हो जाएगा प्लस ए की जगह, अब एक चीज थोड़ा देखिए, ए की जगह हम जी का उपयोग यही बता रहे थे। ठीक, यही एच नहीं रहता है, इसमें जी रहता है। तो जी जब ऊपर से वस्तु गिरती है तो उसका जी पॉजिटिव होता है, और जब नीचे से किसी गेंद को फेंकेंगे ऊपर तो जी निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव ही होगा, ए की जगह हम जी ले लेंगे। ठीक, तो जी का मान कितना है? 10 गुणे टी, यानी कितने समय में गिरी हुई है, तो समय दिया हुआ है 0.8 सेकेंड दिया है, तो गुणा कर लीजिए। ये तो 0 हो गया, 0 में जोड़ेंगे 10 में 0.8 से तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड जो है इसका वेग होगा। इतना वेग से ये यहाँ पे टकराएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होने वाला है। ठीक, 9 का कितना आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर रहे हैं। ठीक, और टाइम एंड वर्क भी हम लोग का चल रहा है, वहां से अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में उसका भी वीडियो डल रहा है, देखते रहिए। अगला कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो उसमें निहित गतिज ऊर्जा, देखिए फिर आ गया गतिज ऊर्जा, हर सेट में पूछता है गतिज ऊर्जा, 1/2 mv²। मान रख लीजिए 1/2, एम का मान आपका 14 केजी है और भी का मान 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 2 से कटाते हैं 7, 25 7 175 जूल आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होने वाला है। क्लियर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। विद्युत परिबद्ध में 10 मिनट में प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है, तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा कितना है? देखिए एक बात आपको फॉर्मूला में बताए थे, ये भी बात कि जो आवेश होता है ना, आवेश बराबर IT होता है, IT यानी कितना धारा प्रभावित हो रहा है, ये धारा और गुणे समय में हम जब गुणा कर लेते हैं तो ये आवेश के बराबर हम लोग का मिल जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आवेश यहाँ दिया हुआ है कि 300 कूलम्ब आवेश है, 300 बराबर I का मान हमें निकालना है कि धारा कितना बह रहा है नहीं पता है, समय यहाँ कितना है,
तो समय दिया हुआ है 10 मिनट। और एक बात और आपको बताए थे कि ये जो समय रहता है ना, ये सेकेंड में हमेशा रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा, सेकेंड में रहता है। तो यहाँ 10 मिनट में है, तो सेकेंड में बनाने के लिए हम 60 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्लियर? तब आराम से निकाल लीजिए, 60 से कर दीजिए 6 5 30 हो जाएगा, ठीक, ये 50 हो जाएगा। और ये जी सॉरी 1 मिनट 0.05 हो जाएगा केवल, और 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, यानी कि I बराबर हो जाएगा 1/2 एम्पियर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होने वाला है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी आपने देखा कि स्थिति और समय का जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज कर लिया, कह रहा है स्थिति और वेग का जो है फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें स्थिति और वेग भी रहे और आपका डिस्टेंस भी रहे। तो ऐसा कौन फॉर्मूला है, देखिए इसमें वेग भी रहना चाहिए, वेग दोनों प्रकार का रहना चाहिए। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी आपको फॉर्मूला बताए थे। तो देखिए इसमें दोनों प्रकार के वेग का चर्चा हुआ है और यहाँ डिस्टेंस का भी, स्थिति का भी चर्चा हुआ है। तो वेग जब भी कहे कि स्थिति और वेग का फॉर्मूला, तो यही हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg है और वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी गति, फिर से गतिज ऊर्जा आ गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, m का मान है 30 kg और v दिया हुआ है 5 5 25 25 हो जाएगा। 2 से कटाइए 15, 15 में 25 से गुणा कर लीजिए, 15 25 75 5 7, 15 दूना 30 7 37, यानी 375 जूल जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्या बोला हुआ है। 14 कह रहा है कि एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 9 सेकंड के बाद भूमि से टकराती है, तो जी का मान 10 मिनट भूमि में टकराने के दौरान उसकी, फिर से वही बात आ गया, यहाँ से कार गिर रही है तो u बराबर 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नीचे गिर रही है और 9 सेकंड बाद, समय दिया है 9 सेकंड बाद टकराती है और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है यहाँ पे उसका जो v होगा वो कितना होगा। तभी आपको बताए थे v बराबर u प्लस जी टी कर लेते हैं, a की जगह हम g ले देते हैं, तो कर लीजिए। यहाँ से u 0 हो जाएगा प्लस g का मान कितना देना है 10 और गुणे t कितना देना है, तो 1 मिनट सॉरी t जो है 0.9 सेकंड है, तो 0.9 से गुणा कर लेते हैं, यानी कितना जाएगा 9 मीटर पर सेकंड जो है v का मान हो जाएगा। इसका वेग किस वेग से यहाँ टकराएगी, तो 9 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा ये बात, v बराबर u प्लस जी टी होता है। अगर हम ऊपर किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, किसी बॉल को फेंक रहे हैं, तो यहाँ यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है, v बराबर u माइनस जी टी हो जाता है। ये बात ध्यान रखना होगा। ऊपर जब फेंकेंगे तो g का मान नेगेटिव होता है, जब ऊपर से गिर रही होगी तो g का मान पॉजिटिव होता है। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 15 नंबर बोला हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, जो 11 तारीख के सेट था उसका लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बोला है कि 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर होती है तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें और जी का मानना है। तो देखिए इसमें मतलब कि कोई वस्तु जब ऊंचाई पे रह रही है तो इसमें कितना ऊर्जा निहित है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। पूछने का मतलब हुआ कि यहाँ पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा इसमें कितना है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, mgh। ये बात आपको बताए थे कि स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। तो यहाँ से m, इसका भार जो दिया है 11, g का मान हमें कितना लेना है 9.8 लेना है और h का मान जो है 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो बस गुणा कर लीजिए, कितना होगा 8 25 40, 0 हटा देते हैं, पॉइंट है यहाँ पे, तो 9 25 45 और 4 49 गुणे 11 कर लीजिए। 11 9 99, 11 चौके 44 और 9 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 44 9 53, यानी 539 जूल जो है इस पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, 539 जूल हो जाएगा। क्लियर।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, आज टोटल 15 क्वेश्चन था। तो जो 11 तारीख के शिफ्ट था, 11 तारीख के ऑल शिफ्ट का 15वां क्वेश्चन हम लोग करें। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो आप पुश करके देखिएगा, वहाँ पे फिर से बैक करके आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर पहली बार चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए ओके, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए, घर पे रह के आराम से पढ़ाई करिए। ठीक।